नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम राज्य को समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य की परिभाषा क्या है। विभिन्न अप्रोच या दृष्टिकोणों या उपागमों के माध्यम से राज्य को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। तो राज्य की परिभाषा, यह एक कथन है मैक्स स्टिनर का। मैक्स स्टिनर ने अपनी पुस्तक द ईगो एंड हिज ऑन, ये 1845 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के अंतर्गत मैक्स स्टिनर लिखते हैं कि राज्य का उद्देश्य हमेशा एक समान ही होता है। उसका क्या उद्देश्य होता है? उसका उद्देश्य होता है व्यक्ति को सीमित करना, टू लिमिट द इंडिविजुअल, उसे वश में करना, उसे अपने अधीन करना यानी सबऑर्डिनेट करना, उसे अपने वशीभूत या पराधीन यानी सबजुगेट करना। तो मैक्स स्टिनर ये लिखता है कि राज्य के ये उद्देश्य हमेशा एक समान ही रहे हैं। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य को परिभाषित करने के मुख्यतः 4 अप्रोच या पर्सपेक्टिव है। तो ये 4 अप्रोच या पर्सपेक्टिव राज्य को किस तरीके से परिभाषित करते हैं। उनमें है आदर्शवादी दृष्टिकोण, प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण, संगठनात्मक दृष्टिकोण, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण। तो ये जो चारों दृष्टिकोण हैं, ये चारों ही दृष्टिकोण अलग अलग तरीके से राज्य को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। पहला जो दृष्टिकोण है राज्य को परिभाषित करने का, वह है आदर्शवादी दृष्टिकोण, आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव। आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव का जो मुख्य प्रवक्ता है, जिसके लेखन के अंतर्गत राज्य को मुख्यतः परिभाषित किया गया है, वो है GWF हीगल। यानी हीगल के दृष्टिकोण के अंतर्गत हीगल का जो आदर्शवादी उपागम या दृष्टिकोण है, उसके अंतर्गत राज्य को सिस्टमेटिक तरीके से परिभाषित या व्याख्या करने का प्रयास हीगल ने किया है। आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या है? आदर्शवादी दृष्टिकोण वह दृष्टिकोण है जो नैतिकता के ऊपर बल देता है, आदर्शों या विचारों के ऊपर, महत्व के ऊपर बल देता है, और ये मानता है कि विचार है वो भौतिक दुनिया की तुलना में अत्यधिक वास्तविक है, अधिक वास्तविक है। यानी विचार ज्यादा महत्वपूर्ण है, भौतिक जो पदार्थ है वो कम महत्वपूर्ण है। इस भौतिक दुनिया का जो निर्धारण है वो विचारों के माध्यम से ही हुआ है। यानी इस संसार का, इस सृष्टि का जो मूलभूत आधार तत्व है वो क्या है? वो पदार्थ नहीं है, वो कोई भौतिक तत्व नहीं है, बल्कि वो क्या है? वह विचार है। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण ऐसा दृष्टिकोण है जो नैतिकता, आदर्शों के महत्व पर बल देता है और भौतिक दुनिया की तुलना में विचारों को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। हीगल ये लिखता है कि अगर हम सोशल एग्जिस्टेंस को देखें, सामाजिक अस्तित्व को देखें, तो सामाजिक अस्तित्व के 3 मोमेंट्स या 3 गतियां या 3 स्तर है। वो कौन कौन से स्तर हैं? तो हीगल लिखता है कि सामाजिक अस्तित्व के जो 3 स्तर है वो है परिवार, नागरिक समाज और राज्य। इन तीनों स्तरों की अलग अलग विशेषता है। परिवार की हीगल ये विशेषता बताता है कि परिवार का जो क्षेत्र है वह विशेष परोपकारिता के दायरे के अंतर्गत आता है। यानी परिवार के अंतर्गत व्यक्ति परोपकार की भावना रखता है, दूसरों के कल्याण की भावना रखता है, लेकिन विशिष्ट सदस्यों तक ही इस प्रकार की कल्याण या परोपकार की भावना रखता है। जैसे परिवार के अंतर्गत माता पिता या दादा दादी अपनी संतान और अपने जो सगे संबंधी है उनके कल्याण, उनके परोपकार की भावना ही रखता है, बाकी लोगों के प्रति परोपकार की भावना नहीं रहती। तो हीगल ये कहता है कि परिवार की जो मुख्य विशेषता है, जिस पर परिवार टिका हुआ होता है, वो है विशेष परोपकारिता का क्षेत्र। दूसरा, नागरिक समाज। नागरिक समाज की हीगल यह विशेषता बताता है कि नागरिक समाज जो सिविल सोसाइटी है उसकी आधारभूत जो विशेषता है वो है सार्वभौमिक अहमवाद या सार्वभौमिक स्वार्थवाद।
हेगल ये कहता है कि जो सिविल सोसाइटी है, जो नागरिक समाज का क्षेत्र है, वो सार्वभौमिक अहमवाद या सार्वभौमिक स्वार्थवाद के दायरे के अंतर्गत आता है। यानी नागरिक समाज के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ के माध्यम से संचालित होता है, लेकिन स्वार्थ किस तरीके का? स्वार्थ सार्वभौमिकता पर आधारित होता है। यह स्वार्थ है वो यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल कैसे? जैसे हम अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंतर्गत जो उत्पादन करता है, जब वो उत्पादन करता है तब वो यह ध्यान रखता है कि किन वस्तुओं की मांग है, समाज के अंतर्गत किन वस्तुओं की मांग है वो ज्यादा है, ताकि उसी को ध्यान में रखते हुए वह उत्पादन करे। तो नागरिक समाज का जो क्षेत्र है, नागरिक समाज की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो सार्वभौमिक अहमवाद या सार्वभौमिक स्वार्थवाद है। तीसरी जो सामाजिक अस्तित्व का जो स्तर या मोमेंट्स है वह है हेगल के अनुसार राज्य। हेगल ये कहता है कि व्यक्ति, परिवार और नागरिक समाज के माध्यम से आगे बढ़ते हुए राज्य के अंतर्गत ही वह पूर्णता को प्राप्त करता है। तो राज्य की हेगल यह विशेषता बताता है कि राज्य सार्वभौमिक परोपकारिता पर आधारित है, यानी यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म। सार्वभौमिक परोपकारिता यानी राज्य के अंतर्गत सभी के कल्याण पर बल दिया जाता है, सभी के परोपकार पर बल दिया जाता है। तो इस प्रकार हेगल ये कहता है कि राज्य के अंतर्गत परिवार और नागरिक समाज के जो अच्छे गुण हैं, जो गुड फीचर्स है, उन दोनों को ही शामिल किया जाता है। परिवार का जो गुड फीचर्स या अच्छा लक्षण है वो है परोपकारिता, जबकि नागरिक समाज का जो अच्छा लक्षण है वो है सार्वभौमिकता। तो इस सार्वभौमिकता और परोपकारिता दोनों का मिश्रण कहाँ देखने को मिलता है हेगल के अनुसार? तो हेगल ये लिखता है कि इन दोनों का ही जो मिश्रण है वो राज्य के अंतर्गत सार्वभौमिक परोपकारिता के रूप में देखने को मिलता है। तो व्यक्ति पूर्णता कहाँ प्राप्त कर सकता है? हेगल के अनुसार परिवार, परिवार के बाद नागरिक समाज और नागरिक समाज के बाद में वो एकदम पूर्णता या एकदम नैतिक मूल्यों को हासिल है वो राज्य के अंतर्गत ही कर सकता है। तो इस तरीके से हेगल आदर्शवादी दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य को एक नैतिक समुदाय के रूप में दिखाता है। हेगल ये कहता है कि राज्य एक नैतिक समुदाय है, राज्य धरती पर ईश्वर का ही अवतार है। हेगल राज्य को समेकित पूर्णता के रूप में परिभाषित करता है। हेगल ये लिखता है कि स्टेट एज ए कोहेरेंट होल, यानी राज्य समेकित पूर्णता के रूप में। समेकित पूर्णता का क्या मतलब है? समेकित पूर्णता का ये मतलब है कि व्यक्ति को जो नैतिक मूल्य हासिल करने होते हैं, वास्तव में ही वो नैतिक मूल्य और इस तरह के आदर्श प्राप्त करके अपने जीवन को पूर्ण रूप कहाँ दे सकता है? अपने जीवन को पूर्ण रूप राज्य के अंतर्गत ही दे सकता है। तो इस तरीके से आदर्शवादी दृष्टिकोण राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में परिभाषित करते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण का यह कहना है कि राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक नैतिक समुदाय है जो कि व्यक्तियों के अंतर्गत नैतिक मूल्यों को बढ़ाने का कार्य करता है। तो इस तरीके से हमने आदर्शवादी दृष्टिकोण के माध्यम से यह देखने का प्रयास किया कि आदर्शवादी दृष्टिकोण राज्य को किस तरीके से नैतिक संस्था के रूप में परिभाषित करता है। अब आदर्शवादी दृष्टिकोण की कुछ कमियां हैं, वो कमियां कौन कौन सी हैं? तो हमने आदर्शवादी दृष्टिकोण को देखा, तो आदर्शवादी दृष्टिकोण राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में परिभाषित करता है और यह राज्य के प्रति किसी भी प्रकार का विरोध की भावना है वो नहीं दिखाता। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण राज्य के प्रति अंधश्रद्धा पैदा करता है, एकदम अगाध श्रद्धा पैदा करता है और गैर आलोचनात्मक भाव रखता है, क्योंकि यह राज्य को एक नैतिक समुदाय के रूप में परिभाषित करते हुए राज्य को सर्वोच्च दर्जा देता है और इसकी किसी भी प्रकार की कोई आलोचना को स्वीकार नहीं करता। दूसरी जो आदर्शवादी दृष्टिकोण की कमी है राज्य के संदर्भ में, वो है कि यह राज्य को
दृष्टि से परिभाषित करके उन संस्थानों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करने में विफल रहता है जो राज्य का हिस्सा है और जो राज्य के बाहर है। यानी जब आदर्शवादी दृष्टिकोण राज्य को नैतिक तरीके से परिभाषित करता है तो यह उन संस्थाओं के बीच में कोई अंतर नहीं करता जो कि राज्य का ही भाग है या वो राज्य का भाग नहीं है, वो राज्य से बाहर है, क्योंकि ये सभी संस्थाओं को नैतिक संस्थाओं के रूप में मानते हुए उसको राज्य के रूप में ही परिभाषित कर देता है। तो इस तरीके से आदर्शवादी दृष्टिकोण की ये दो प्रमुख रूप से कमियां भी हैं। अगला जो अप्रोच या पर्सपेक्टिव है राज्य को परिभाषित करने का, वह है प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। फंक्शनलिस्ट जो पर्सपेक्टिव है यह राज्य को कार्यों के आधार पर राज्य की जो भूमिका या राज्य का जो उद्देश्य है उसके आधार पर राज्य को परिभाषित करता है। यानी ये राज्य संस्थानों की भूमिका या उद्देश्य पर केंद्रित दृष्टिकोण है। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण ये मानता है कि जो राज्य का प्रमुख कार्य है वो क्या है, वह है सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखना। राज्य क्या है, राज्य का कार्य क्या है, तो प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य का जो प्रमुख कार्य है वो है सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखना। तो प्रकार्यवादी दृष्टिकोण राज्य को ऐसे संस्थानों के समूह के रूप में परिभाषित करता है जो सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास करते हैं या सामाजिक स्थिरता और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करने वाली सारी की सारी संस्थाएं किसके दायरे में आती है, सारी की सारी संस्थाएं राज्य के दायरे के अंतर्गत आती है। इस प्रकार्यवादी दृष्टिकोण का नव मार्क्सवादी विद्वानों ने अलग तरीके से व्याख्या की है। नव मार्क्सवादी विद्वानों ने प्रकार्यवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए राज्य को इस तरीके से परिभाषित किया है कि राज्य वर्ग संघर्ष के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था के जो दीर्घकालिक हित है उनको बनाए रखने वाला एक मैकेनिज्म है या तंत्र है। यानी राज्य एक ऐसा मशीनी तंत्र है जो कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसके जो हित है उनको बनाए रखने के लिए ही कार्य करता है। तो इस तरीके से जो नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण या मार्क्सवादी दृष्टिकोण की प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के माध्यम से व्याख्या करने वाला जो विद्वान है वो है W.C. रसीमैन। तो आपको प्रकार्यवादी दृष्टिकोण समझ में आया होगा। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण इतना ही कहता है कि राज्य का प्रमुख कार्य क्या है, राज्य का प्रमुख कार्य सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक स्थिरता को बनाए रखना। तो वे सारी की सारी संस्थाएं राज्य के अंतर्गत आती है या राज्य के रूप में परिभाषित है जो कि सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए कार्य करती है। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण की मुख्य कमजोरी क्या है? प्रकार्यवादी दृष्टिकोण की मुख्य कमजोरी यह है कि यह प्रत्येक उस संस्था को राज्य के साथ संबंध कर देता है जो कि सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने के लिए कार्य करती है। जैसे सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज की जो संस्थाएं हैं, जैसे परिवार है, मास मीडिया है, ट्रेड यूनियन है, चर्च है, इनको भी वो राज्य के रूप में ही परिभाषित कर देता है। जबकि ये संस्थाएं किसके दायरे में आती है? ये संस्थाएं सिविल सोसाइटी के दायरे में आती है। तो प्रकार्यवादी जो दृष्टिकोण है वह राज्य और नागरिक समाज की संस्थाओं के मध्य किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं करता, बल्कि ये उन सारी की सारी संस्थाओं को राज्य के रूप में ही परिभाषित कर देता है जो कि सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने का कार्य करती है। अगला जो दृष्टिकोण है वो है संगठनात्मक दृष्टिकोण, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच राज्य को किस तरीके से परिभाषित करता है? तो ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच यानी संगठनात्मक दृष्टिकोण राज्य को सरकार के उपकरणों के रूप में परिभाषित करता है। संगठनात्मक दृष्टिकोण ये कहता है कि सारी की सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो सरकार के उपकरण हैं, वो किसके दायरे में आते हैं?
वो राज्य के दायरे में आते हैं। तो राज्य क्या है? संगठनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार राज्य सरकारी संस्थाओं का एक समूह है। यह उन संस्थाओं का समूह है जो कि सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त है, यानी पब्लिकली जो मान्यता प्राप्त है। जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती है? वह राज्य के अंतर्गत आती है। और इस तरह की जो सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं ये किसके प्रति जिम्मेदार है? ये सामाजिक अस्तित्व के जो सामूहिक संगठन है उनके प्रति जिम्मेदार है। और ये जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं ये जनता के खर्च पर ही वित्त पोषित है, यानी इनको किसी प्रकार का प्राइवेट फंड नहीं मिलता, बल्कि ये किससे काम चलाती है? ये जो जनता का पैसा है, जो कि पब्लिक फंड है, जो सरकार के द्वारा वित्त उपलब्ध करवाया जाता है, उनसे ही वित्त पोषित है। उन्हीं के माध्यम से अपने खर्चों का संचालन करती है। तो संगठनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार राज्य क्या है? राज्य सरकारी उपकरणों या सरकारी संस्थाओं का एक समूह है और ये संस्थाएं सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है और ये सामूहिक संगठनों के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी समाज के प्रति उत्तरदायी होती है। और इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो जनता के खर्च पर ही वित्त पोषित है। ये जो संगठनात्मक दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण की जो राज्य की परिभाषा है उसकी मजबूती यह है कि यह राज्य और नागरिक समाज की जो संस्थाएं हैं उनके बीच में स्पष्ट रूप से अंतर करता है। क्यों? क्योंकि यह केवल और केवल सार्वजनिक संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को ही राज्य का भाग मानता है। बाकी जो निजी संस्थाएं हैं उनको राज्य के बजाय सिविल सोसाइटी के रूप में परिभाषित करता है। तो संगठनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार राज्य में सरकार के विभिन्न जो इंस्टीट्यूशंस है, जो संस्थाएं हैं वो शामिल है, जैसे नौकरशाही की संस्था, सैन्य संस्थाएं, पुलिस, कोर्ट, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की संस्थाएं। ये सारी की सारी संस्थाएं राज्य के दायरे के अंतर्गत आती है। तो इस तरीके से संगठनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार राज्य है वो पूर्ण राजनीतिक निकाय के रूप में है, एंटायर पॉलिटिकल बॉडी के रूप में है, यानी सारी की सारी सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, वो किसके अंतर्गत आती है? वो राज्य के अंतर्गत आती है। किस दृष्टिकोण के अनुसार? संगठनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार। चौथा जो दृष्टिकोण है राज्य को परिभाषित करने का वो है अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण, इंटरनेशनल अप्रोच टू दी स्टेट। अभी हमने जो 3 दृष्टिकोण देखे, पहला आदर्शवादी दृष्टिकोण, दूसरा प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण और तीसरा संगठनात्मक दृष्टिकोण, यह घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत राज्य को परिभाषित करते हैं। जबकि ये जो चौथा दृष्टिकोण है राज्य को परिभाषित करने का, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को परिभाषित करने का प्रयास करता है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुसार राज्य है वो वैश्विक मंच पर प्राथमिक एक्टर के रूप में, प्राथमिक अभिकर्ता के रूप में है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में राज्य की जो क्लासिक परिभाषा है वह मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के अंतर्गत दी गई। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, यह कन्वेंशन 1933 के अंतर्गत हुआ। इसको ठीक कर लीजिए, ये गलत लिखा हुआ है, 1933। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 के अंतर्गत हुआ। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन दी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ दी स्टेट, यानी राज्य के अधिकार और कर्तव्यों पर 1933 के अंतर्गत मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ। इस कन्वेंशन के अंतर्गत राज्य की क्लासिक परिभाषा है वो देखने को मिलती है। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के आर्टिकल 1 के अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 1 के अंतर्गत, यानी मॉन्टेविडियो कन्वेंशन का जो आर्टिकल 1 है उसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि राज्य की 4 विशेषताएं हैं। वो कौन सी 4 विशेषताएं हैं? ये डिफाइंड टेरिटरी, यानी एक निश्चित भूभाग, एक परिभाषित क्षेत्र,
यानी एक निश्चित भूभाग राज्य के पास में होना चाहिए। ए परमानेंट पॉपुलेशन, स्थायी जनसंख्या। तीसरा जो विशेषता है राज्य की मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के अनुसार, एक प्रभावशाली सरकार एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट। और चौथी जो विशेषता है राज्य की वो है अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाने की क्षमता, द कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट, जिसे संप्रभुता भी कहा जाता है। और राज्य के ये 4 मुख्य तत्वों के रूप में भी देखे जाते हैं। तो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के अनुसार राज्य की 4 विशेषताएं कौन कौन सी है? एक निश्चित भूभाग होना चाहिए राज्य के पास में, उसके पास में परमानेंट पॉपुलेशन यानी स्थायी जनसंख्या हो, और एक प्रभावशाली सरकार हो, और वह प्रभावशाली सरकार या राज्य अन्य राज्यों के साथ में संबंध बनाने की क्षमता भी रखता हो, यानी राज्य के पास में संप्रभुता भी होनी चाहिए। तो इन 4 विशेषताओं के आधार पर राज्य को परिभाषित किया जा सकता है। तो अब तक हमने 4 अप्रोच के माध्यम से राज्य को परिभाषित करने का प्रयास किया, यानी इन 4 विभिन्न अप्रोच के माध्यम से राज्य की परिभाषा को समझने का प्रयास किया। अब हम राज्य की जो प्रमुख विशेषताएं निकल करके हमारे सामने आती है इन 4 उपागमों के आधार पर, उन विशेषताओं पर भी विचार करेंगे। तो जो राज्य की पहली विशेषता निकल करके आती है वह है कि राज्य एक संप्रभु संस्था है। यह समाज में अन्य सभी जो संघ और समूह हैं उन सब से ऊपर है। संप्रभुता का मतलब ही है कि सर्वोच्चता, यानी संप्रभुता की अवधारणा ये कहती है कि आंतरिक और बाह्य मामलों के अंतर्गत सर्वोच्चता। तो राज्य क्या है? राज्य एक संप्रभु संस्था है। यह समाज में अन्य सभी संघों और समूहों से सर्वोपरि है, और इस संस्था के पास में निरपेक्ष और अप्रतिबंधित शक्तियां हैं, अनियंत्रित शक्तियां हैं, जिसका राज्य इस्तेमाल कर सकता है। थॉमस हॉब्स यह एक सामाजिक समझौतावादी विद्वान है। थॉमस हॉब्स ने राज्य को लेवियाथन के रूप में चित्रित किया है और संप्रभुता के विचार से भी अवगत करवाया। हालांकि संप्रभुता का जो विचार या संप्रभुता की जो शब्दावली है वो पहली बार जीन बोंदा के द्वारा इस्तेमाल की गई थी, लेकिन संप्रभुता की अवधारणा को पूर्णता तक पहुंचाने वाला अगर कोई विद्वान है तो वह है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स राज्य को लेवियाथन के रूप में चित्रित करता है। लेवियाथन एक विशालकाय राक्षस है जिसे आमतौर पर समुद्री जीव के रूप में भी दर्शाया जाता है। तो पहली जो विशेषता कुल मिलाकर के राज्य की हमारे सामने आती है वो यह है कि राज्य एक संप्रभु संस्था है। दूसरी जो विशेषता है राज्य की वो है राज्य की जो संस्थाएं हैं वह सार्वजनिक संस्थाएं हैं। जहां नागरिक समाज की जो संस्थाएं हैं वो निजी संस्थाएं हैं। नागरिक समाज के निजी संस्थानों के विपरीत राज्य की जो संस्थाएं हैं वो किस प्रकार की संस्थाएं हैं? वह सार्वजनिक संस्थाएं हैं। सामूहिक निर्णय लेने और लागू करने के लिए ये सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं वो समाज के प्रति जिम्मेदार है, जबकि जो निजी संगठन है जैसे परिवार, निजी व्यवसाय, ट्रेड यूनियन, ये व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए मौजूद है। यानी दूसरी विशेषता क्या है राज्य की? दूसरी विशेषता है कि राज्य की संस्थाएं सार्वजनिक संस्थाएं हैं और ये जब निर्णय लेते हैं तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये सामूहिक रूप से समाज के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं, जबकि नागरिक समाज की जो संस्थाएं हैं वो व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के ऊपर बल देती है। तीसरी जो विशेषता है राज्य की वो है वैधता का अभ्यास, यानी राज्य के पास में लेजिटिमेसी होती है, वैधता होती है। राज्य जो भी कार्य करता है उसके अंतर्गत जनता का विश्वास होता है और जनता उन कार्यों को बाध्यकारी रूप में स्वीकार करती है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि राज्य जो भी काम करता है वह सार्वजनिक हित में होता है, वह कॉमन गुड पर आधारित होता है, यानी सभी की भलाई पर ही आधारित
होता है और ये माना जाता है कि राज्य समाज के स्थायी हितों को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से राज्य की जो तीसरी विशेषता है वो है राज्य के पास में वेदता होती है और इन्हीं वेदता के आधार पर ही राज्य है वो अपने कार्यों को संपादित करता है। चौथी जो राज्य की विशेषता है वो है राज्य वर्चस्व का एक साधन है, यानी राज्य डोमिनेशन स्थापित करने का एक साधन है। कैसे? क्योंकि राज्य जो भी आदेश देता है, राज्य जो भी कानूनों का पालन करवाता है, उसके अंतर्गत बल प्रयोग निहित रहता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति राज्य के कानूनों का उल्लंघन करता है, राज्य की आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो राज्य के पास में बल प्रयोग की क्षमता होती है और उस बल प्रयोग की क्षमता के माध्यम से वह जनता को अपने आदेशों और आज्ञाओं का पालन करवाने में समर्थ होता है। तो राज्य वर्चस्व का एक साधन है। राज्य की जो सत्ता है वो बल प्रयोग से समर्थित है। राज्य के पास यह सुनिश्चित करने की क्षमता होनी चाहिए कि उसके कानूनों का पालन किया जाए और अपराधियों को दंडित किया जाए। मैक्स वेबर ने राज्य को इस तरीके से परिभाषित किया है। मैक्स वेबर की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंतर्गत कई बार यह परिभाषा पूछी भी जाती है। मैक्स वेबर क्या कहता है? मैक्स वेबर ये कहता है कि राज्य वेद हिंसा के साधनों पर एकाधिकार रखता है। यानी हिंसा किस तरह की? वेद हिंसा। वेद हिंसा के साधनों के ऊपर राज्य का एकाधिकार होता है। जैसे पुलिस है, जैसे न्यायालय है, जेल है, इन संस्थाओं के माध्यम से राज्य जिस तरह के बल प्रयोग करता है वह बल प्रयोग है वो वेदता पर आधारित होता है। तो इस प्रकार के वेद हिंसा के साधन है, उस पर केवल और केवल एकाधिकार किसका होता है? मैक्स वेबर के अनुसार उस पर केवल और केवल एकाधिकार राज्य का ही होता है। तो मैक्स वेबर ने राज्य को वेद हिंसा के साधनों के एकाधिकार के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। मैक्स वेबर की यह परिभाषा विशेष रूप से आप ध्यान में रखें। जो अगली विशेषता है वो है राज्य एक क्षेत्रीय या प्रादेशिक संघ है। यानी राज्य का जो अधिकार क्षेत्र है वो भौगोलिक रूप से परिभाषित है। यह उन सभी लोगों को शामिल करता है जो कि राज्य की सीमाओं के भीतर रहते हैं, चाहे वे नागरिक हो या चाहे गैर नागरिक हो। यानी राज्य की जो पांचवी विशेषता है वो क्या है? प्रादेशिक संघ। यानी राज्य है वो भौगोलिक रूप से भी परिभाषित होता है, उसकी जो भूमि है वो एक निश्चित भूमि होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को एक स्वायत्त इकाई के रूप में माना जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो उपागम है वो राज्य को एक ऑटोनोमस यूनिट के रूप में ही मानता है। अंतिम रूप से हम राज्य को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि राज्य है वो एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है। राज्य एक राजनीतिक संघ है जो निश्चित भूभाग के अंदर संप्रभु क्षेत्राधिकार स्थापित करता है और स्थायी संस्थानों के समूह के माध्यम से सत्ता का अभ्यास करता है। और ये संस्थान वे हैं जो कि सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त होते हैं। ये संस्थान सामुदायिक जीवन के सामूहिक संगठन के प्रति जिम्मेदार होते हैं और जनता के खर्च से वित्त पोषित होते हैं। इस प्रकार राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों को अपने अंदर समाहित करता है, जैसे अदालतें हैं, राष्ट्रीयकृत उद्योग है, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की सारी संस्थाएं जैसे जेल, न्यायालय आदि तक राज्य का विस्तार है वो फैला हुआ है। तो इस व्याख्यान के माध्यम से हमने राज्य की विभिन्न उपागमों के माध्यम से परिभाषाओं को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि यह व्याख्यान बीए के विद्यार्थियों, एमए के विद्यार्थियों और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अति उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।